फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था जतिन काव्या की पीठ पर बेल्ट चलाता जा रहा था, मगर काव्या कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसकी तरफ फटी आंखों से देखती जा रही थी। जब जतिन मारते मारते थक गया और काव्या के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली तो वो आंगन में सर पकड़कर बैठ गया। अब आगे। क्यों क्यों, जानता हूँ तेरे काबिल नहीं हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। काव्या, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत रख ले। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। काव्या ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू देखे और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने दर्द को अपने अंदर दबाती हुई उठी और जतिन की गोद में सर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके माथे को, उसके होठों को चूमकर दर्द को दबाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, कोई दगा नहीं की। और शांत आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। जतिन भी शायद अपनी गलती पर बहुत पछताया और वो काव्या को अपने बाहों में समेटकर जोर जोर से रोने लगा। बेहताशा उसे चूमने लगा। काव्या भी उसे अपनी बाहों में समेट रही थी और उसकी बाहों में सिमटती जा रही थी। और फिर आज आंगन में ही वो दोनों एक दूसरे में समाने लगे। दोनों बेखबर थे और जतिन उसकी हर चोट को चूम रहा था जो उसने दी थी। काव्या भी सिहर जाती, कभी दर्द से, कभी धीरे धीरे दोनों के कपड़े और एक दूसरे के लिए गुस्सा या गलतफहमी उतरने लगे। और ये तूफान उठा, बढ़ा, बढ़ता गया और एकदम थम गया। उन्हें कोई खबर नहीं वो कहाँ हैं, दरवाज़ा खुला है या बंद, काम पर जाना है नहीं, कोई आ सकता है या नहीं, आंगन में धूप है या नहीं, गर्मी है या नहीं। बस एक दूसरे में खोए हुए समाते जा रहे थे। जब ये तूफान थमा और उन्हें होश आया तब तक काफ़ी समय हो गया था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े और फिर हंस पड़े। काफ़ी दिनों बाद काव्या मुस्कुराई थी और जतिन के साथ खिलखिला रही थी। मगर जब जतिन और काव्या को होश आया कि वो किस स्थिति में है तो एकदम से खुद को संभालते हैं और जतिन भी तुरंत अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। काव्या भी खुद को संभालती है और जब कपड़े पहनने की कोशिश करती है तब उसके ऊपर पड़े बेल्ट के निशान दर्द करते हैं और वो उस दर्द से करा उठती है, मगर साथ ही साथ वो कुछ सोचकर मुस्कुरा भी देती है। जतिन वापस आता है और उसके लिए मूव ले आता है। उसे देकर प्यार से बोलता है, ये लगा लेना। अच्छा, मुझे काम पर देरी हो रही है, शाम को आता हूँ, कुछ लेकर आऊँ? काव्या आंखें नीचे किए हुए, जी नहीं, बस आप जल्दी से आ जाना और ये भी आप ही लगा देना। अच्छा ठीक है, शाम को मिलता हूँ, जतिन जाते हुए बोलता है। उसके जाने के बाद काव्या घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और जब वो बर्तन धोने के लिए बर्तन उठाती है तो कमरे में पड़े कप का ख्याल उसे आता है और साथ ही साथ दीपक का भी। दीपक, 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 जतिन, जतिन, जतिन। काव्या के दिमाग में ये दोनों नाम बजने लगते हैं, जैसे उसके दिमाग में दोनों खड़े होकर अपना नाम जोर जोर से चिल्ला रहे हों और वो समझ नहीं पा रही वो किस तरफ जाए। एक तरफ उसका पति, उसका मालिक, उसका जतिन, जो चाहे उसे मारे, उसे पीटे, उसकी बाल खींच दे और उसके साथ बिना उसकी मर्जी के उसके जिस्म को छुए, कुचले, रौंदे, दबाए, काटे, मगर उसे सहना होगा क्योंकि वो उसका पति है। दूसरी तरफ दीपक, जिसने अभी मुझे सामने से नज़र भर के भी नहीं देखा, उसे छुआ तक नहीं, उसे चूमा भी नहीं, फिर भी उसकी नज़रों में उसे अपने लिए इज्जत, प्यार, मोह दिखाई देता है, जो उसे कभी भी आज तक किसी मर्द की आंखों में नहीं दिखा। बाप की नज़रों में वो एक बोझ दिखाई देती थी, भाई की नज़रों में जिम्मेदारी और पति की आंखों में वो बस एक चीज़ है जिसे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया। क्या वो एक वस्तु भर है, सिर्फ एक साधन भर? फिर क्यों उसके अंदर ये सारी भावनाएं भरी गई? भगवान तवारा, भगवान भी मर्द ही है ना, तभी औरतों की कदर करनी उसने मर्दों के अंदर नहीं डाली, बस औरतों के अंदर सब डाल दिया। और अब ये मर्द भी सब औरतों के अंदर ही तो डालते हैं, चाहे बच्चा हो, दर्द हो, तकलीफ हो या खटक। और एक कप उसके हाथ में टूट गया और वो भी अपनी सोच से बाहर निकली, मगर उसे ये ख्याल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वो करे तो क्या करे। क्या वो जिन आंखों में इज्जत, प्यार, सहानुभूति दिखती हो उधर न जाए,
सिर्फ इसलिए कि वो एक गैर मर्द है और उस इंसान के साथ रहने के लिए मजबूर रहे जो उसे सिर्फ एक वस्तु मात्र समझता है। औरत को औरत नहीं कहना चाहिए, उन्हें औरत की जगह मजबूर कहना चाहिए, क्योंकि वही तो है वो मजबूर। शादी से पहले बाप की इज्जत के लिए मजबूर, फिर पति की इज्जत के लिए मजबूर, फिर बच्चों के लिए मजबूर, फिर मरने के समय खत्म होती सांसों से मजबूर। जब से पैदा हुई तब से मरने तक एक औरत, एक लड़की, और कुछ हो न हो पर मजबूर तो हमेशा रहती है। ये सब बातें उसके दिमाग को पागल बना रही थी। क्या ज़रूरत है काव्या ये सब सोचने की? आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं ना, तो अब क्या हो जाएगा? बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ये अच्छी बात नहीं। क्यों क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुली हो? क्या हो जाएगा अगर कोई तुझे जरा सी इज्जत दे देगा? फिर क्या होगा? रहना तो उसी हवस भरी नज़रों वाले के साथ है, फिर क्या मिल जाएगा? काव्या ये सारी बातों को खुद को ही समझा रही थी कि अचानक एक अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था। तुम कौन हो? मैं काव्या हूँ। मुझे नहीं जानती क्या? नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे अंदर ही थी, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। इसे देखने की ज़रूरत भी नहीं। अचानक एक और अक्स सामने खड़ा हो गया, जो हूबहू पहले वाले के जैसा ही था। अब तुम कौन हो? मैं भी काव्या हूँ, जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम अगर साथ थी तो ये कहाँ थी? उसने पहले वाले अक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम्हारे दिल में थी, तुमने कभी अपने दिल में देखा ही नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखी कभी। पहले वाले अक्स ने कहा। अरे आजकल दिल को कौन देखता है, सब दिमाग की बातें करते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, दूसरे अक्स ने कहा। तो तुम कैसे आज बाहर आ गई? पहले वाले अक्स से मुखातिब होकर काव्या ने पूछा। क्योंकि मुझे बुलाया गया। किसने बुलाया? काव्या ने अधीर होकर पूछा। दो प्रेम भरी नज़रों ने, जिन्होंने सालों से बंद पड़े दिल के दरवाजे पर बहुत देर तक दस्तक दी, और मुझे बाहर आना पड़ा। जैसे आई हो वैसे चली जाओ। वो नज़रें फरेब हैं, धोखा है, चाल है, दूसरे अक्स ने खींचते हुए कहा। हया, चाल, फरेब, धोखा दिमाग वालों के काम है, दिल का नहीं। और वो नज़रें दिमाग से नहीं, दिल से निकली थी और दिल को ही लगी। पहले वाले अक्स ने मजबूती से कहा। काव्या, ये तुम्हें बहका रही है, तुम्हें अपने अस्तित्व को खोने पर मजबूर कर रही है। दूसरे अक्स ने कहा। अस्तित्व दिल से ही खोजे जाता है ना, न कि दिल को दरकिनार करके। पहले अक्स ने जोर देकर कहा। काव्या, दुनिया का सोचो, सब क्या कहेंगे? जतीन जान ले लेगा। दूसरे अक्स ने कहा। काव्या, अपना भी सोचो, वैसे भी कौन सा जतीन तुम्हारे लिए पलके बिछाता है? हो क्या उसके लिए? दिन में चूल्हे के आगे, रात में उसके आगे झुकी रहने वाली एक वस्तु। पहले अक्स ने जोर देते हुए कहा। काव्या, दिमाग की सुनो। दूसरे अक्स ने कहा। काव्या, दिल की सुनो। पहले ने कहा। काव्या, दिमाग की। काव्या, दिल की। दिल की, दिमाग की, दिल की, दिमाग की। दिल दिमाग, दिल दिमाग, दिल दिमाग। काव्या ने कानों पर हाथ रख लिया और नहीं कहते हुए आंखें बंद कर ली। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। काव्या खुद को खुद की कैद से आज़ाद करने के लिए तड़फड़ा रही थी। उसने बोल तो दिया कि वो अपने लिए जिएगी, मगर कैसे, ये अभी तक तय नहीं कर पाई। वो क्या अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए जिएगी या दूसरों की खुशी के लिए? ये बात अभी तक समझ नहीं आई। दूसरों के लिए जीने के बावजूद भी उसे अभी तक क्या मिला? एक बेचैनी, एक अधूरी सी चाह, एक करवटों में बीतती रात, या फिर एक लिजलिजी सी चादर जो वो तब ओढ़ती है जब जतीन उसके ऊपर सवार होता, जिसकी घरनी सी गंध से उसे उबकाई आती है, उसे तकलीफ होती है, मगर इस लिजलिजी चादर को ओढ़कर वो शरीफ बन जाती है। एक सुघड़ गृहिणी और मान मर्यादा वाली स्त्री बनकर दुनिया के सामने आती है, तमाम उन औरतों की तरह जो आज भी उस गंधीली सड़ी हुई चादर को सिर्फ इसलिए ओढ़ती हैं ताकि दुनिया उन्हें एक आदर्श औरत कह सके। लेकिन इस खिताब को पाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी उस चादर के नीचे ही बिता देती हैं, जहाँ तार तार होता है उनका दिल,
छलनी होता है उनका जिस्म। उस चादर के नीचे हर रोज़ वो तड़फती हैं, सुबकती हैं, चीखती हैं, लेकिन इस चादर के ऊपर वो खुश होने का दिखावा करती हैं। एक सुघड़ गृहिणी और मान मर्यादा में बंधी औरत का। शाम को जब जतिन आए तो आज वो खुश था और उसके हाथ में काव्या की पसंदीदा मिठाई थी, मोतीचूर के लड्डू। काव्या को क्या पसंद है क्या नहीं, ये खुद काव्या को भी नहीं पता। बस एक दिन उसने ऐसे बैठे बैठे ही बोल दिया कि आज मुझे मोतीचूर के लड्डू खाने का मन हो रहा है। तब से जतिन ने मान लिया कि ये ही उसकी पसंदीदा मिठाई होगी। आज वो काव्या को देख देख मुस्कुरा भी रहा था और उसे आने बहाने से उसे यहाँ वहाँ हाथ भी लगा रहा था। एक बार तो उसने खाना बनाती हुई काव्या को पीछे से जाकर पकड़ लिया और चूम लिया। काव्या बिना किसी भाव के उसको उसकी हर शैतानी को बर्दाश्त करती रही, मगर उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी, लेकिन वो अपने ऊपर कोई भाव लाना नहीं चाहती थी। खाना खाते समय जतिन ने बोला, काव्या आज तो कमाल की सब्जी बनाई है, क्या डाला है इसमें? काव्या, जी कुछ नहीं, रोज ही ऐसी बनती है, मगर शायद आज ही आपको इस बात का एहसास हुआ है। उसने सर नीचे किए हुए ही कहा। जतिन ने अपने बच्चों की तरफ देखकर पूछा, क्या रोज ऐसी बनती है? उसकी बेटी बोली, हाँ पापा। जतिन, अच्छा, कमाल है, मुझे पता ही नहीं था। आपको कई बातों का नहीं पता होता, काव्या ने कोर अपने मुंह में डालते हुए बोला। जतिन समझ गया कि शायद काव्या आज के गलती के लिए खपा है, मगर उसे लगता था कि शायद उसकी ही गलती थी। उसे पूछना चाहिए था, ऐसे ही हाथ उठा दिया। खाना खाने के बाद जब वो दोनों सोने के लिए कमरे में गए और जब काव्या लेटी, तब जतिन की उंगलियां फिर से उसे टटोलने लगी कि अचानक काव्या ने जतिन का हाथ थाम लिया और उसके हाथ को धीरे से चूमकर उसके वापस जतिन की छाती पर रख दिया। जतिन हैरान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काव्या ने हाथ झटक कर नहीं, चूम कर दूर किया था। झटके जाने का मतलब वो समझ सकता था, मगर चूम कर हाथ अलग कर देना, ये क्या था? उसने तुरंत काव्या को अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्या हुआ? हमेशा कुछ हो, ये जरूरी है? काव्या ने उसे देखते हुए पूछा। जतिन को ये गहरी बातें नहीं समझ आती थी और काव्या खुद को खुद में ही समेट लेना चाहती थी, इसलिए वो बहुत प्यार से हर चीज़ से दूर हो रही थी और इस रात के बाद शायद नए सवेरे के लिए खुद को तैयार कर रही थी। काव्या अपनी ज़िंदगी के नए फैसले के लिए खूब सोचती है। पूरी रात काव्या की उन आँखों में गुजर जाती है जिन आँखों से उसने दुनिया का हर रंग देखा, जिन आँखों से उसने बदलती दुनिया का हर बदलाव देखा और उसने जिन आँखों से दुनिया की हर वो बेड़ी देखी जो उसी दिन औरत के पैर में डाल दी जाती है जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आती है। काव्या सोचने लगी कि शायद उस बेड़ी का दर्द ही होता होगा जो पैदा होते ही बच्चा इतना रोता है, मगर लोगों को लगता है कि माँ के पेट से निकल कर रोता है। अचानक सोचते सोचते उसका हाथ अपने पैरों पर चला गया। वो छूकर देखना चाहती थी उन बेड़ियों को जो जन्म से ही एक औरत के पैर में बांध दी जाती हैं और सारी उम्र वो इन्हीं बेड़ियों के साथ अपनी ज़िंदगी घसीटती हुई चलती है। जब आदमी औरत का मज़ा ही तो लेता है आदमी औरत का, जैसे वो कोई स्वादिष्ट पकवान हो, तभी तो जीभ मारता है उसके पूरे बदन पर। छी, अगर कभी वो गर्मी में थकी मांदी पसीने से तरबतर बैठ जाती तो जतिन कहते, काव्या जाओ जाकर नहा लो, कितनी गंध आ रही है पसीने की। और रात को उसी पसीने से तरबतर जिस्म को जीभ से छी, काव्या को उबकाई सी आ गई। हाँ, तो वो सोच रही थी, जब आदमी औरत के जिस्म को पाने के लिए उसके जिस्म के सारे कपड़े उतार देता है तो उसकी ये बेड़ी क्यों नहीं उतारता? क्या उसे दिखाई नहीं देती या वो इसे नज़रअंदाज कर देता है? जब वो उसके पैरों को अपने पैरों से रगड़ता है तो उसे महसूस नहीं होती ये बेड़ी, या महसूस होने के बाद भी अनजान बना रहता है? उसे औरत के आराम से ज़्यादा अपना सुख चाहिए। कितना मतलबी है ये आदमी। अचानक उसकी सोच की तंद्रा टूटी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई फिर से उसे छू रहा है। हाथ उसके कंधे से सरकता हुआ उसकी गर्दन
गर्दन से आगे उसके गालों को सहलाते हुए उसकी छातियों में घूम रहा था। उन्हीं पर जिन्हें इंसान पहले अपने पेट की फिर अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए पकड़ता है। कितना अजीब है एक औरत का जिस्म। कुदरत ने उसे उसके जिस्म में भी कुछ उसका नहीं दिया। आंखें दी उनमें शर्म हया रखने के लिए, जुबान दी सिर्फ जी हाँ कहने के लिए, होठ दिए आदमी के चूमने के लिए, कोख दी किसी के बच्चे पैदा करने के लिए। बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। जतिन की उंगलियां उसके अंदर से टटोल रही थी कुछ। काव्या ने कोई हरकत न की और फिर अचानक जब जतिन ने उसे अपनी तरफ खींचा तो काव्या ने उसकी तरफ मुड़ कर देखा और उसे जतिन की शक्ल में समाज नजर आया और जो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, उस पर हावी होने की कोशिश करता जा रहा था। उसे हर रोज की तरह रोंदना चाहता था, उसके ऊपर सवार होकर उसे उसकी औकात दिखाना चाहता था। काव्या ने मुंह फेर लिया और उसका हाथ अचानक जतिन के उस हिस्से पर चला गया जो सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही तन कर खड़ा होता है, उन खोखले रिश्तों की तरह जो सिर्फ मतलब के लिए ही आते हैं और जब मतलब पूरा हो तो यूं गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। काव्या ने उसे पकड़ा और उसे यूं झकझोरा कि चंद मिनटों में वो एक मरी चूहिया की तरह उसके हाथ में था। जतिन तुरंत निढाल हो गया और एक तरफ लुढ़क गया। काव्या को अपनी जिंदगी के उस दर्द का जवाब मिल गया था। उसे पता चल गया था कि उसे इस खोखले समाज को अपने हाथों से ही झकझोरना होगा, तभी वो उसके काबू में रहेगा और तभी वो अपने असली रूप में होगा, न कि खोखले रूप में। आज की सुबह काव्या के लिए नया सवेरा लेकर आई थी और वो इस नए दिन को लेकर खुश थी। उसने ठान लिया था वो हर बेड़ी काट कर आगे बढ़ेगी और हर उस चीज़ से ऊपर उठेगी जो उसे नीचे झुकने के लिए मजबूर करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है।